आप? हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस पाठशाला पर। तो बच्चों, आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 4 को स्टडी करेंगे, जिसका टाइटल है अम्ल, क्षारक और लवण। सबसे पहले अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है, ये स्वाद में कैसे होते हैं। तो पदार्थ जो हैं उनको उनके केमिकल नेचर के बेसिस पर अम्ल, क्षारक और लवण में वर्गीकृत किया जाता है। कैसे किया जाता है उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का यूज करते हैं। तो क्या इनका सबका स्वाद जो है वो एक समान होता है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नींबू, इमली जो है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। नमक, शक्कर जो है इनका जो स्वाद, नमक जो है वो खारा होता है, शक्कर जो है इसका स्वाद जो है मीठा होता है। तो ये सब स्वाद में एक समान नहीं होते, सबका स्वाद जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमें ये एक सारणी दी हुई है जिसके अंदर पदार्थ दिए हुए हैं और उनके स्वाद के बारे में बताना है। यहाँ पर सबसे पहले है नींबू का रस। तो नींबू का रस जो है इसका स्वाद हमें पता है कि ये खट्टा होता है, तो खट्टा। संतरे का रस भी खट्टा होता है। सिरका जो है इसका स्वाद भी खट्टा होता है। दही, तो दही का स्वाद जो है वो भी खट्टा होता है। इमली है तो इमली का स्वाद भी खट्टा होता है। तो शक्कर मीठी होती है। नमक, नमक खारा होता है। आंवला, तो आंवला का स्वाद जो है वो खट्टा होता है। फिर खाने का सोडा जो है वो कड़वा होता है। फिर अंगूर, तो अंगूर कुछ कुछ खट्टा होता है, कुछ कुछ मीठा होता है। तो हम कह सकते हैं कि अंगूर का जो स्वाद है वो खट्टा या मीठा ऐसे होता है। फिर है कच्चा आम, तो कच्चा आम भी खट्टा होता है। खीरा, तो खीरा का स्वाद होता है कड़वा या फिर ऐसे फीका फीका सा। इस प्रकार हमने देखा कि कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा, कुछ का कड़वा, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। जो पदार्थ हैं उनको उनके टेस्ट के बेसिस पे भी वर्गीकृत किया जाता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ल और क्षारक। तो अम्ल और क्षारक होते क्या है इसके बारे में यहाँ पर हमें बताया है कि दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का जो स्वाद है वो खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा क्यों होता है? इनका स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल पाए जाते हैं, अर्थात एसिड पाए जाते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है, अर्थात इनकी जो केमिकल नेचर जो है वो एसिडिक होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। नींबू, दही, संतरा और जो सिरका होता है इसके अंदर जो पानी पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो प्राकृतिक अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, अर्थात जिनका स्वाद जो है वो खट्टा होता है, अम्ल कहलाते हैं। खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, इसका मतलब ये तो है कि ये अम्ल नहीं है, इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी अंगुलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। सामान्यतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। पदार्थों की जो प्रकृति है वो क्षारकीय कहलाती है। तो यहाँ पर हमने क्षारक के बारे में पढ़ा कि क्षारक क्या होते हैं। तो क्षारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद जो है, अर्थात जिनका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है और जब हम इनको अपनी अंगुलियों के बीच में रगड़ेंगे तो ये साबुन के जैसे चिकना लगता है। पदार्थों की जो प्रकृति है वो क्षारकीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हमें उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कि जब अम्ल और क्षारक थे तो उनको हमने उनके टेस्ट के बेसिस पे बता दिया कि भाई जो स्वाद में खट्टा है वो अम्ल होगा, जो स्वाद में कड़वा है वो क्षारक होगा। परंतु कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको हम चख नहीं सकते, तो उनके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है? हम क्या करेंगे कि एक विशेष प्रकार के पदार्थ का यूज करेंगे और ये पदार्थ जो है वो सूचक कहलाते हैं, अर्थात इनको इंडिकेटर या रंजक भी कहते हैं। तो कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। पदार्थ सूचक कहलाते हैं। इंडिकेटर्स को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। होते हैं इनको जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाएंगे तो इनका रंग बदल जाएगा। हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियां आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक है। अब नीचे हमें यहाँ पर अम्ल का नाम दिया हुआ है और ये किस में पाया जाता है उसके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले है एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है वो सिरका, जिसे हम विनेगर कहते हैं, में पाया जाता है। फिर फॉर्मिक एसिड, तो चींटी का जो डंक होता है, चींटी के डंक के अंदर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है।
साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड जो है वो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू इत्यादि। फिर है लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड जिसे विटामिन सी कहते हैं, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। फिर टार्टरिक एसिड, ये इमली, अंगूर, कच्चे आम इनमें पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जितने भी अम्ल बताए गए हैं ये सब प्रकृति में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्षारक और ये किसमें पाए जाते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूने के पानी में पाया जाता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त जो मार्जक होता है तो उसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जैसे कि हमारे घर पे मम्मी वगैरह कोलिन वगैरह यूज में लेती हैं कांच वगैरह साफ करने के लिए, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो साबुन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनी होती है। उसके बाद है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूध या मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जब हमारे पेट में अम्लता बढ़ जाती है तो उस वक्त उस अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। अब है हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, तो प्राकृतिक सूचकों के बारे में हमने पीछे देखा कि लिटमस, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियां ये सब प्राकृतिक रंजक हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिटमस के बारे में बताया है कि लिटमस क्या है। प्राकृतिक सूचक है जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग मौव या नीलसोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में अथवा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, जिन्हें लिटमस पत्र कहते हैं। सामान्यतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। यहाँ पर हमें बताया कि लिटमस होता क्या है, कि जो लिटमस है वो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग मौव हो जाता है, नील स्वर्ण हो जाता है। जब इसको अम्लीय विलयन में मिलाएंगे तो लाल हो जाएगा उसका कलर, और जब क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो ये नीला हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4.1। तो इसके अंदर क्या है कि प्लास्टिक के किसी प्याले, कटोरे या परखनली में नींबू का रस लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। ड्रॉपर की सहायता से ये जो विलेन हमने बनाया है इसकी एक ड्रॉप हम लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे। हम देखेंगे कि जो लाल लिटमस पेपर है इसके ऊपर नींबू का जो रस है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता। फिर यही परीक्षण हम नीले लिटमस पत्थर के साथ दोहराएंगे तो हम देखेंगे कि जो नीला जो कलर है वो लाल में चेंज हो जाएगा। इसी क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए, जैसे कि नलके का पानी, अपमार्जक का घोल, वातित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, सामान्य नमक का विलयन, शक्कर का विलयन, सिरका, बेकिंग सोडे का विलयन, दूध या मैग्नीशियम, धावन सोडे का विलयन तथा चूने का पानी। जितना संभव हो सके ये विलयन जो है वो आसुत जल में बनाए। तो आसुत जल क्या होता है, जिसके अंदर आयन की एक भी मात्रा मौजूद ना हो वो आसुत जल होता है, जिसे हम डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। पानी बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा पानी में घोलिए। विलयन को भली भांति हिलाकर कुछ देर रखा रहने दीजिए। अब बोतल के ऊपरी भाग से कुछ द्रव को किसी बर्तन में निथाल लीजिए और यही द्रव ही चूने का पानी है। जितने भी परीक्षण हमने किए हैं इन्हें हमें सारणी 4.2 में नोट डाउन करना है। परीक्षण विलयन, लाल लिटमस पत्र पर प्रभाव, नीले लिटमस पत्र पर प्रभाव और निष्कर्ष क्या है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम चूने के पानी का जो विलयन है उसके ऊपर परीक्षण करेंगे। तो चूने का पानी जो है लाल लिटमस पेपर को नीला बना देगा और नीले लिटमस पेपर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो चूने का पानी है इसकी प्रकृति क्षारकीय होती है। विलयन ऐसे भी होते हैं जो लाल अथवा नीले लिटमस पेपर के रंग को चेंज नहीं कर सकते, उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं। कुछ विलयन ऐसे होते हैं जिनका लिटमस पेपर के कलर के ऊपर कोई चेंज नहीं होता, न तो ये अम्लीय होते हैं न ही ये क्षारकीय होते हैं। तो जो पदार्थ अम्लीय या क्षारकीय नहीं होते हैं ऐसे पदार्थों को हम उदासीन विलयन कहते हैं। फिर एक अन्य प्राकृतिक सूचक है हल्दी। तो यहाँ पे एक्टिविटी 4.2 दिया हुआ है, इसके अंदर बताया कि हल्दी को हम लोग रंजक के रूप में कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे और इसमें जल मिलाकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। फिर जो ब्लोटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर है इसके ऊपर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पेपर बनाएंगे और उसे सुखा लेंगे। हल्दी पेपर की पतली पतली पट्टियां काट लेंगे
फिर हल्दी पेपर की पट्टी पर एक बूंद साबुन का विलेन डालेंगे और देखेंगे। हम देखेंगे हल्दी पत्र की जो पट्टी है उसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि साबुन के विलेन की प्रकृति क्षारकीय होती है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। तो हल्दी पेपर के ऊपर जब हम साबुन के विलेन की ड्रॉप डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा। सारणी 4.3 में हमें कुछ परीक्षण के लिए विलेन दिए हुए हैं और इनका हल्दी के विलेन पर क्या प्रभाव होगा उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले नींबू का रस। तो नींबू का रस जो है वो हल्दी के विलेन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय है। संतरे का रस। तो संतरे के रस का भी हल्दी के विलेन पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति भी अम्लीय है। फिर है सिरका। तो सिरका भी अम्लीय प्रकृति का होने की वजह से इसका हल्दी के विलेन पर कोई प्रभाव नहीं होगा। दूध या मैग्नीशियम। तो दूध या मैग्नीशियम की प्रकृति क्षारकीय है, तो ये क्या करेगा कि हल्दी का जो पीला रंग है वो रंग लाल हो जाएगा, अर्थात उसका रंग चेंज हो जाएगा। फिर खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर भी कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि खाने का सोडा जो है उसकी प्रकृति भी क्षारकीय होती है। इसके बाद है चूने का पानी। तो चूने का पानी जो है इसकी प्रकृति भी क्षारकीय होने की वजह से कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो शक्कर को जब हम हल्दी के ऊपर डालेंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी प्रकृति जो है वो उदासीन होती है। तो नमक को जब हम हल्दी के विलेन पे डालेंगे तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रकृति भी उदासीन होती है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर विभिन्न विलेन के बारे में पढ़ा कि कौन से विलेन जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कौन से क्षारकीय होते हैं और कौन से उदासीन होते हैं, और इनका हल्दी के विलेन पे क्या प्रभाव होता है। नेक्स्ट सूचक के रूप में है गुड़हल के पुष्प। तो यहाँ पर एक्टिविटी 4.3 दी हुई है। यहाँ पर इसमें बताया कि गुड़हल के फूल की कुछ पंखुड़ियां लेंगे और उन्हें किसी बीकर में रख देंगे। अब इसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाएंगे और कुछ देर के लिए उसे ऐसे ही रहने देंगे जब तक कि वो जल जो है वो कलरफुल ना हो जाए। अब ये जो कलरफुल जो विलेन जो हमने बनाया है इसको हम सारणी 4.4 में परीक्षण के तौर पर यूज में लेंगे। तो यहाँ पर परीक्षण विलेन दिए हुए हैं, उनका आरंभिक कलर क्या है और उनका अंतिम रंग क्या होगा उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले है शैम्पू। तो शैम्पू का जो कलर होता है वो मेनली नीला या फिर हरा सा होता है। तो जब हम गुड़हल का जो विलेन है वो इसके ऊपर डालेंगे तो जो इसका अंतिम रंग है वो हरा हो जाएगा, क्योंकि जो शैम्पू है इसकी जो प्रकृति है वो क्षारकीय होती है और ये जो गुड़हल का विलेन है ये क्षारकीय जो विलेन होते हैं इनके कलर को हरा कर देते हैं, और जो अम्लीय विलेन होते हैं इनके कलर को गहरा गुलाबी या मैजेंटा कर देते हैं। फिर है नींबू का रस। तो नींबू का रस दूधिया सा होता है, तो जब इसके अंदर हम गुड़हल का जो विलेन मिलाएंगे तो इसका कलर जो है वो गहरा गुलाबी या मैजेंटा हो जाएगा। फिर है सोडा जल। तो सोडा जल के अंदर जब हम गुड़हल का विलेन मिलाएंगे तो शुरुआत का जो कलर है वो तो गहरा गुलाबी सा होगा, लेकिन धीरे धीरे फिर वो हरे रंग में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार हमें यहाँ पर बताया कि सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलेनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलेनों को गहरा गुलाबी, मैजेंटा और क्षारकीय जो विलेन है इनको हरा कर देता है। अब यहाँ पर हमें गुड़हल का पुष्प और उसे तैयार किया गया सूचक दिया हुआ है। तो गुड़हल का जो पुष्प का जो सूचक है वो जब शुरुआत में हम तैयार करते हैं तो इसका कलर हल्का गुलाबी सा होता है। फिर जब अम्ल में हम इसे मिलाते हैं तो इसका कलर मैजेंटा हो जाता है, और जब क्षारक के विलेन में इसको मिलाते हैं तो क्षारक का जो कलर है वो हरा हो जाता है। इस प्रकार ये प्राकृतिक रंजक हल्दी, गुड़हल का पुष्प और इस प्रकार ये प्राकृतिक रंजक लिटमस पेपर, हल्दी, गुड़हल का पुष्प, इन सब के द्वारा हम अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलेन जो है इनके कलर में चेंज करके और उनके बारे में पहचान कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय है और कौन सा उदासीन है। फिर यहाँ पर हमें एक पहेली दी हुई है कि कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा, अम्ल है ये है या है क्षार। तो हमें पता है कि जो स्वाद में कड़वा होगा तो वो क्या होगा, क्षार। प्रश्न बड़ा ही है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान, बिना परीक्षण होना ज्ञान। अभी हमने पढ़ा कि जिन पदार्थों का स्वाद हमें पता नहीं होता, जिनको हम चख नहीं सकते, तो उनको हम हल्दी, गुड़हल अथवा लिटमस पेपर के द्वारा हम उनको पहचान सकते हैं। तो ये जो पदार्थ है ये प्राकृतिक रंजक कहलाते हैं, इनको इंडिकेटर्स बोलते हैं। पर होगा रंजक, इंडिकेटर्स या सूचक। एक्टिविटी 4.4। तो इसमें बताया कि विद्यालय से निम्नलिखित रसायन के तनु विलेन लेने हैं, जिसमें है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से प्रत्येक विलेन पर तीनों सूचकों के प्रभाव को प्रदर्शित कीजिए। तो इन प्रेक्षणों को हम सारणी 4.5 में नोट डाउन करेंगे। तो सबसे पहले अम्ल का नाम है, इसका लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट होगा, हल्दी के पेपर पर क्या इफेक्ट होगा और गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव है वो क्या होगा। सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। तो ये क्या करेगा कि जो नीला लिटमस है इसको लाल कर देगा, और हल्दी के पेपर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, और गुड़हल के पुष्प के सूचक का प्रभाव इसके ऊपर गहरा
गुलाबी होगा। फिर इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होगा कि ये लाल लिटमस को नीला कर देगा और हल्दी के पेपर पर भी ये लाल इफेक्ट डालेगा। गुड़हल के पुष्प के सूचक पर इसका प्रभाव हरा होगा। यहाँ पर हमें एक चेतावनी दी हुई है कि प्रयोगशाला अम्लों और क्षारकों के रखरखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संसारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। इसके बाद है उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अब हम यह देखेंगे कि जब किसी अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया है, इसे फिनोप्थेलिन कहते हैं। तो फिनोप्थेलिन जो है इसका अम्ल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। एक्टिविटी 4.5, यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिया है कि यह क्रियाकलाप शिक्षक द्वारा कक्षा में निर्देशित किया जाना चाहिए। किसी पर्कनली के 1/4 भाग को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लेंगे, इसका रंग नोट करेंगे, फिर इसमें फिनोप्थेलिन विलेन के रंग को भी नोट करेंगे। सूचक की 2-3 ड्रॉप्स अम्ल में मिलाएंगे। परखंडली को धीरे धीरे हिलाएंगे तो देखेंगे कि अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है। अम्लीय विलेन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक बूंद डालेंगे और परखंडली को धीरे धीरे हिलाएंगे। अब दोबारा देखेंगे कि क्या विलेन के रंग में कोई परिवर्तन होता है। विलेन को निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलेन डालना तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एक बूंद और मिलाएंगे। अब हम क्या देखेंगे कि क्या विलेन पुनः रंगीन हो जाता है। इससे क्या स्पष्ट हुआ कि जब विलेन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थेलिन गुलाबी रंग देगा और जब अम्लीय होगा तो यह रंगीन रहेगा। जब अम्लीय विलेन में हम फिनोप्थेलिन की बूंदें डालेंगे तो वह रंगीन होगा और जब क्षारकीय में डालेंगे तो वो गुलाबी रंग देगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि जब विलेन क्षारकीय होता है तो फिनोप्थेलिन जो है वो गुलाबी रंग देता है। इसके विपरीत जब विलेन अम्लीय होता है तो यह रंगीन हो जाता है। फिनोप्थेलिन अम्ल पर प्रभावहीन होता है जबकि क्षारक के ऊपर ये अपना प्रभाव दिखाता है। अर्थात फिनोप्थेलिन अम्ल पर प्रभावहीन होता है और क्षारक पर ये अपना प्रभाव दिखाता है। किसी अम्लीय विलेन में क्षारकीय विलेन मिलाया जाता है तो दोनों विलेन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलेन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलेन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और न ही क्षारकीय। तो उदासीन विलेन क्या होते हैं कि जब दोनों की मात्रा बराबर हो, अर्थात अम्लीय विलेन और क्षारकीय विलेन जो है इनको बराबर मात्रा में मिलाया जाएगा तो ये दोनों विलेन क्या करेंगे कि एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देंगे। एक दूसरे का प्रभाव कम करने की वजह से जो विलेन है वो उदासीन हो जाएगा। जो विलेन है उसकी प्रकृति न तो अम्लीय रहेगी और न ही क्षारकीय। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि अम्ल तथा क्षारक दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलेन न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारकीय होता है। उदासीनीकरण के तत्काल बाद परखनली को स्पर्श करें। आपने क्या अनुभव किया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है अर्थात निर्मुक्त होती है। जब हम परखनली को स्पर्श करेंगे तो परखनली हमें गर्म महसूस होगी। उदासीनीकरण की अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। अतः उदासीनीकरण को निम्न रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं। लवण और जल बनने की जो प्रक्रिया है वो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहलाती है। क्या आप अम्ल वर्षा शब्द से परिचित हैं। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारी प्रभावों के बारे में सुना है। तो जैसा कि नाम से पता चलता है जब वर्षा जल में अम्ल की अत्यधिक मात्रा होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। अब वर्षा के जल में अम्ल कहाँ से आते हैं। वर्षा जल अम्लीय इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसमें CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो हैं जो वायु में प्रदूषकों के रूप में रिलीज होती हैं। ये वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। सब भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है और ताजमहल जो है वो इसका अम्लीय वर्षा का ही उदाहरण है। ताजमहल का सफेद कलर पीला पड़ जाना भी अम्लीय वर्षा का ही एक इफेक्ट है। तो उदासीनीकरण की प्रोसेस क्या होती है कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं और ऊष्मा रिलीज होती है। निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। तो इसमें क्या करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की अभिक्रिया होगी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो, तो ये नाम से पता चल रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यहाँ पर अम्ल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक है।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब अभिक्रिया होगी तो सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा, साथ में ऊष्मा रिलीज होगी। बूझो ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। जब चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया जाता है तो जो मिश्रण है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिसका मतलब है कि यह ऊष्मा छोड़ती है। दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का क्या यूज किया जाता है उसके उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले है अपाचन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है, अर्थात कभी कभी अपाचन काफी कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल अर्थात एंटासिड लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। दूध या मैग्नीशियम होता है ये क्षारक होता है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये अम्ल होता है। तो जब अम्ल की मात्रा हमारे शरीर में अधिक हो जाती है तो अम्ल की मात्रा को कम करने के लिए हम उसमें क्षारक मिलाते हैं। तो जब अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी जिसमें ना तो अम्ल का प्रभाव रहेगा ना क्षारक का प्रभाव रहेगा, तो वो उदासीनीकरण कहलाएगी। अत्यधिक अम्ल में हम क्षारक को मिलाएंगे तो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को कम कर उसे उदासीन कर देते हैं। फिर है चींटी का डंक। तो चींटी के डंक में हमें पता है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तो जब चींटी हमें काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है। तो डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा कैलेमाइन विलेन मिलकर उदासीन किया जा सकता है, जिसमें जिंक कार्बोनेट होता है। फिर है सॉइल ट्रीटमेंट या मृदा उपचार। तो रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादपों या फिर पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना भुजा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड अथवा भुजा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। मृदा का उपचार किस प्रकार किया जाता है कि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक यूज करने की वजह से जो मृदा है वो अम्लीय बन जाती है। मृदा में अगर अत्यधिक अम्ल और अत्यधिक क्षारक पाए जाएंगे, जो पौधे हैं उनकी वृद्धि अच्छी नहीं होगी। तो इनकी अम्लीयता और इनकी क्षारकता को कम करने के लिए अंदर क्षारकीय और अम्लीय पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो इनकी प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। इसके बाद है कारखानों का अपशिष्ट। तो कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशयों व नदियों में बहने दिया जाएगा तो जो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखानों के जो अपशिष्ट होते हैं उनको जलाशय व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। तो इस प्रकार इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अम्ल, क्षार और लवण होते क्या हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होगी तो लवण और जल बनते हैं। लवण और जल बनने की जो प्रक्रिया है उसको उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब चैप्टर के कुछ प्रमुख शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं तो उनके बारे में भी चलिए पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अम्ल। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्षारक ये स्वाद में कड़वे होते हैं, इनका जो स्पर्श है वो साबुन के जैसा होता है और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। सूचक। तो सूचक जब हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते, अम्लीय है अथवा क्षारीय है, तो इसके बारे में पता लगाने के लिए हम सूचक का उपयोग करते हैं। उदासीन विलयन की वे विलयन जो न तो अम्लीय होते हैं और न ही क्षारकीय होते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। उदासीनीकरण। जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनते हैं, ऊष्मा निर्मुक्त होती है, वो अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। फिर है लवण। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। अब हमने चैप्टर में क्या पढ़ा तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो चलिए उनको भी पढ़ लेते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद जो है कड़वा होता है तथा इनका स्पर्श जो है वो साबुन जैसा होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। पदार्थ जो न तो अम्लीय होते हैं न ही क्षारकीय होते हैं, उदासीन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों के विलयन जो अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयन में विभिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं वे सूचक कहलाते हैं, इंडिकेटर्स कहलाते हैं। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं और लवण अम्लीय, क्षारकीय तथा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अब है चैप्टर की एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और इसके उदाहरण है दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका इत्यादि। जो क्षारक हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं और इनका जो स्पर्श होता है वो साबुन के जैसा होता है, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हैं बेकिंग सोडा, चूने का पानी, साबुन इत्यादि। क्वेश्चन है अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों इत्यादि में अमोनिया पाया जाता है।
ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो इनकी प्रकृति क्या है? तो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वे क्षारक कहलाते हैं, तो इसीलिए इनकी प्रकृति क्षारकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलेन को प्राप्त किया जाता है। इस विलेन का क्या उपयोग है? जो लिटमस है वो लाइकेनों से प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग विलेनों की अम्लीय व क्षारकीय प्रकृति की जांच करने के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारकीय या उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? आसुत जल जो है तो आसुत जल उदासीन होता है और इसकी पुष्टि हम लिटमस विलेन से कर सकते हैं। आसुत जल लाल व नीले लिटमस के रंग में कोई परिवर्तन नहीं करता, तो इस वजह से आसुत जल उदासीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदासीनीकरण के प्रक्रम को एक उदाहरण देते हुए समझाइए। तो किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है और इस प्रोसेस में ऊष्मा रिलीज होगी, साथ साथ लवण और जल जो है वो निर्मित होंगे। जो अभिक्रिया है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड और जल बनेगा, साथ में ऊष्मा रिलीज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन यदि सही है तो ट्रू अथवा गलत है तो फॉल्स लिखिए। अब है, नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, तो ये जो है ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है, हमने एसिड के बारे में पढ़ा कि जो एसिड होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस को नीला क्षारक करते हैं। इसके बाद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो यह भी फॉल्स होगा, क्योंकि जो क्षारक होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्षारक है, तो क्षारक जो है वो लाल लिटमस को नीला करेंगे, ना कि नीले लिटमस को लाल करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये ट्रू होगा। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होगी तो उसके फलस्वरूप NaCl और जल बनेगा, साथ में जो ऊष्मा है वो रिलीज होगी। इसके बाद है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, तो यह भी ट्रू है, क्योंकि जिन पदार्थों को हम लोग चख कर नहीं बता सकते कि ये अम्ल है या क्षारक है, तो वहां पर हम इंडिकेटर्स या सूचक का यूज करते हैं और ये सूचक क्या करेंगे कि जो अम्लीय और क्षारकीय विलेन है इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर दिखाएंगे। नेक्स्ट है, दंत छेद क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो यह फॉल्स है, क्योंकि दंत छेद अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है, ना कि क्षार की उपस्थिति के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि कौन सी बोतल किस ग्राहक को देनी है? कि यहाँ पर पेय जो है वो सभी खाद्य हैं, तो दोरजी उन्हें चख कर तय कर सकता है। तो जैसे कि जो स्वाद में खट्टे होंगे तो उन पेय की प्रकृति अम्लीय होगी, जो कड़वा होगा उस पेय की प्रकृति क्षारकीय होगी और जो पेय पदार्थ स्वादहीन होगा उस पेय की प्रकृति उदासीन होगी। इसके अलावा वह लिटमस पत्र की सहायता से भी जांच कर सकता है। वह पेय की कुछ बूंदे लाल और नीले लिटमस पेपर पर डाल सकता है। अगर नीला लिटमस लाल हो जाएगा तो पेय की प्रकृति अम्लीय होगी, अगर लाल लिटमस नीला हो जाएगा तो पेय की प्रकृति क्षारकीय होगी और कलर में कोई चेंज नहीं होगा तो जो पेय पदार्थ है उसकी प्रकृति उदासीन होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। तो इसमें सबसे पहले है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, तो प्रति अम्ल की गोली में दूध या मैग्नीशियम नामक क्षारक पाया जाता है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यह आमाशय में उपस्थित अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देगा और राहत प्रदान करेगा। तो नेक्स्ट है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलेन लगाया जाता है। तो कैलेमाइन जो विलेन होता है इसमें जिंक कार्बोनेट होता है, जो कि एक क्षारक है और यह चींटी के डंक द्वारा त्वचा में छोड़ा गया जो फॉर्मिक एसिड है उसके प्रभाव को उदासीन कर देगा और रिलीफ देगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। तो हम कारखाने के जो अपशिष्ट होते हैं उनमें अम्ल होते हैं और इन्हें जलाशयों में बहाने से पहले इन्हें उदासीन किया जाता है, ताकि अम्ल जो है वो मछली या अन्य जलीय जीवों को नष्ट न कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को एक विलेन में डुबोया गया, नीला ही रहता है, विलेन की प्रकृति क्या है समझाइए। तो अगर नीले लिटमस पत्र को एक विलेन में डुबोया गया और ये नीला ही रहता है तो विलेन या तो क्षारीय है अथवा उदासीन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़िए। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग को परिवर्तित कर देते हैं। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही हैं? तो यहाँ पर जो वक्तव्य सही है वो है घ।
क्योंकि अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन जो है वो सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। इस प्रकार हमारा आज का चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।